5 साल में राज्य का कितना हुआ विकास? क्या शहर की जनता सरकार से खुश है या है उदास? अपने वादों पर क्या खरी उतरी है सरकार, या फिर जनता करेगी अब पलटवार? निष्पक्ष होकर रखिए अपनी बात। एसटीएन है आपके साथ। देखिए एसटीएन चर्चा लाइव एसटीएन टुडे के चैनल नंबर 251 पर और पुनर्प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिंदू। आप देख रहे हैं एसटीएन की खास पेशकश एसटीएन चर्चा लाइव। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत से जो कि शहर के प्रथम नागरिक तो हैं ही, साथ ही शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेश विजय जी की। और साथ ही हमारे साथ सवाल जवाब करने के लिए मौजूद हैं प्रतिपक्ष के नेता अनिल स्वालका जी। और साथ ही प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं एसटीएन संपादक रजत खन्ना जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, विधानसभा चुनावों के नतीजों के आप निगम के कार्य जो है कितना ज़्यादा असर देखते हैं इन कार्यों का? निगम के कार्यों से विधानसभा के चुनाव का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मानता, क्योंकि विधानसभा के चुनाव राज्य स्तर के चुनाव हैं, वार्ड के चुनाव होते हैं, उसमें निगम के कार्य को प्रभावी माना जा सकता है। पर राज्य सरकार के चुनाव में ये पार्टी स्तर के चुनाव हैं और सरकार ने जो रीति नीति या जो काम करवाए हैं उनको आधार लेकर जनता वोट डालती है। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में, विशेषकर राजस्थान में, आम जनता हर 5 साल में सरकार परिवर्तन का दौर जारी रखती है। एक अपेक्षाएं जनता की रहती है कि नया आदमी आएगा, फिर कुछ और काम होंगे। काम भाजपा सरकार ने बहुत किए। कोटा शहर की अगर हम गणना करें, हैंगिंग ब्रिज से लेकर बैराज पर नया पुल, नयापुरा से जो चंबल पार के लिए वो दूसरा पुल, कोटा शहर में तीनों विधानसभाओं में बिजली के लिए एक यूनिट नई डेवलप हुई। 135 की मेगावाट की बिजली में कटौती बंद हुई। पीएचडी के माध्यम से काम हुए। नगर निगम के माध्यम से भी हमने काम कराने में कमी नहीं रखी। हमें भले ही निगम को नुकसान हो रहा है तो भी हमने शहर की आवश्यकता को महसूस करते हुए सिटी बसों का संचालन किया। डोर टू डोर कचरा प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया, जो अभी हम 80-90% तक सफल हुए हैं। सफाई की व्यवस्थाओं को बढ़ाया, सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी। लोगों के जो जमीन से संबंधित विषय थे, चाहे वो लोन एनओसी हो, चाहे वो नाम हस्तांतरण हो, चाहे सेल परमिशन हो, उसको हमने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करने का काम प्रारंभ किया। 6-6 साल से जो फाइलें अटकी हुई थी, पिता से पुत्र के नाम नहीं हो पा रही थी, वो हमने लागू की और इसमें हम सफल हुए। आज निगम में लगभग मेरे कार्यकाल में 1000 फाइलें इस तरह की हमने निस्तारित की, प्रमोशंस किए। तो निगम के नाते काफ़ी कुछ काम हमने किए। मैं नहीं समझता कि निगम का काम विधानसभा के चुनाव को प्रभावी बनाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। चूँकि हमने विधायकों के भी इंटरव्यू किए इसी कार्यक्रम में, उनका ये मानना था कि कई जगहों पे जहाँ पे पार्षद सक्रिय रहे वहाँ से तो उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ है, लेकिन जहाँ पार्षद सक्रिय नहीं रहे वहाँ से उनको वोटों का थोड़ा कम उनको मिल पाया वहाँ से। ऐसा सर, इस चीज को पार्षद के आधार पर लेने के बजाय अगर आप आकलन करें तो कुछ जातिगत समीकरण इन चीजों में बैठता है। जैसे मैं कोटा दक्षिण की बात करूं, वार्ड हमारे भाई यूसुफ का था, वहां से बीजेपी को हार मिली, तो वहां पर एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के वोट ज्यादा थे। साजिदेड़ा बस्ती है, वहां पर एक समुदाय विशेष के वोट ज्यादा थे। ऐसे ही वार्डों से बीजेपी को लॉस हुआ। बाकी अधिकांश वार्ड, बल्कि मैं कहता हूं कि मैक्सिमम वार्ड्स में बीजेपी को सफलता मिली है। और निगम के काम के दृष्टिकोण से हमने कोताही नहीं बरती। पर अब निगम का एक हमारा फंड है, निगम से बहुत ज़्यादा अपेक्षा अगर हम रख लें तो निगम का कुल मिला के
मेरे मित्र अनिल स्वालगा जी यहाँ बैठे हैं, इन्हें पता है कि हमारे पास निर्माण के दृष्टिकोण से मुश्किल से 50 करोड़ का बजट होता होगा। ये तो कुछ स्मार्ट सिटी के भी अब पैसा आ रहा है, वो चीज़ लागू नहीं हो पाई। वरना सीवरेज सिस्टम को, कोटा को हम सुधार देंगे। पानी पीने की व्यवस्था के लिए 250 करोड़ उसमें हमारा है, जिसकी VCR बन चुकी है और वो प्रोजेक्ट जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो कोटा शहर के विकास के लिए अभी और आगे जाके काम निगम के माध्यम से प्रगति मैदान का स्वरूप निखरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की और हमें लगभग उसमें 80 करोड़ रुपया हमने खर्च किया और लगभग 90% वो काम पूरा हो चुका है। इस बार लोगों ने सराहा भी सही, परंतु जनता का यह है कि जितना हो गया अब आगे और क्या होना चाहिए। तो जनता की मांग लगातार बढ़ती रहती है और कोशिश कर रहे हैं हम निगम के माध्यम से, जो हो सकता है उसको हम लगातार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी, आपका क्या मानना है कि क्या निगम के कार्यों का असर आता है इन चुनाव पे? जी देखिए, निगम की जहाँ तक बात है, निगम का ढर्रा जो है इन 4 सालों में काफ़ी दयनीय रहा। माननीय महापौर साहब ने जैसा बताया कि कोटा दक्षिण में जातीय विशेष का जहाँ प्रभाव था, वहाँ जो है वोटों का कोई उलटफेर हुआ। मैं कोटा उत्तर विधानसभा के नदी पार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वहाँ भाजपा प्रत्याशी को पिछले चुनाव में लगभग 8 से 10 हज़ार वोटों का फ़ायदा हुआ था। लेकिन वहाँ इन 5 सालों में, 4 सालों में जिस प्रकार से पार्षदों की जो नकारा कार्यप्रणाली रही, लोगों को छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ा, चाहे वो नालियाँ थी, चाहे वो सड़कें थी, चाहे वो सफाई व्यवस्था जो थी। वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी को जो है सफाई का इंचार्ज बना रखा था, जो है इनके शासन के जो है दबाव में, उसने पूरा जो है जनता को इतना परेशान करके रखा। उसका जो प्रभाव जो जनता में जो इतना गंदा मैसेज था, लोग इतने परेशान थे कि वहाँ जो आज चुनाव की स्थिति हुई, लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ जाकर वोट डाला है और वहाँ वो जो 10,000 की जो वोटों की जो लीड थी उस क्षेत्र से, वो मात्र 500 रुपये रह गई, बराबर पे रह गई। तो ऐसा माननीय महापौर साहब कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव का पूरे शहर में, चाहे किसी भी मामले में लें, चाहे सफाई व्यवस्था के मामले में लें, कचरा परिवहन के मामले में लें, शहरों में जो है पॉइंट बना दिए गए, कचरा परिवहन की व्यवस्थाएं जो शून्य हो गई। माननीय महापौर साहब की नॉलेज में है, कई बार आपने कचरा परिवहन के टेंडर, एक बार तो आपने टेंडर भी कर लिए, आप लोगों ने भी फाइनल कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपने जो है अपने जो कहीं ना कहीं जो आपके फेवर के जो लोग थे उनके दबाव में आकर उनको आपने कैंसिल कर दिया और वो कचरा परिवहन के टेंडर आज तक नहीं हो पाए। आज भी जगह जगह पॉइंट सड़ रहे हैं, नालियाँ जाम हैं। 10-10 सफाई कर्मचारी जहां आपने लगाए, वहाँ मैंने खुद ने निरीक्षण कल भी एक सेक्टर पे किया और पूरे शहर की स्थिति यह है कि कहीं सफाई कर्मचारी नहीं है, 250 कर्मचारी रोड पे नहीं लगे हुए हैं। कचरे परिवहन और कचरे पॉइंट का विषय है। मेरे कार्यकाल में कोई नया कचरा पॉइंट डेवलप नहीं हुआ। शहर पहले भी जैसा का तैसा था। शहर बड़ा जरूर है, तो कुछ जो नई बस्तियां बनी हैं उनके कचरे पॉइंट बने हैं। बाकी रामपुरा, लाडपुरा, गुमानपुरा, तलवंडी, विज्ञान नगर, महावीर नगर, दादावाड़ी या नयापुरा स्टेशन, कुनाड़ी, यहाँ के कचरे पॉइंट पहले भी थे। हमने तो बल्कि सुधार किया और सेलेक्टेड किया। जो मेन गलियों में आ रहे थे उनको हमने साइड लाने की कोशिश की और उस काम में हम लगातार जारी किए हुए हैं, क्योंकि इसमें बड़ा गतिरोध हमें झेलना पड़ रहा है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मेरे बगल में 100 फीट दूर तक कचरा पॉइंट बनाए, पर हमने लाडपुरा क्षेत्र में भी एक बड़ा कचरा कलेक्शन सेंटर बनाया। ऐसा ही हम तलवंडी दक्षिण में भी एक कचरा कलेक्शन सेंटर बना रहे हैं, ऐसा ही हम उत्तर में भी बनाने जा रहे हैं। तो ये कहना कि साहब इस कार्यकाल में तो मैंने कोई कचरा उगाने की कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, न मैंने कचरे पॉइंट नए बनाए, बल्कि हमने, अनिल जी इस बात की गवाही देंगे कि पहले कितने कचरा पॉइंट हुआ करते थे और अब हमने उनको कम किया। आप लाल बुर्ज के यहाँ जाकर देख लें, आज ऐसा कचरा पॉइंट बना है कि वहां बैठकर आदमी खाना खा ले। छावनी चौराहे का आपका उदाहरण ले ले, छावनी चौराहे पर कचरा पॉइंट था, वहां पर खड़े रहना मुश्किल होता था। आज वो कचरा पॉइंट इतना बढ़िया बना है कि उसके पास बैठ के आप चाट पकौड़ी खाओ तो आपको बदबू नहीं आएगी। तो निगम में अनिल जी का भी हमें इसमें सहयोग मिला। मैं अनिल जी की भी तारीफ करता हूं, निगम में प्रतिपक्ष के नेता रहे, इसलिए मैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, पर निगम पर यह विषय लाना कि कचरे पॉइंट तो हम लगातार सुधार करते जा रहे हैं। हमने लोहे के बनाकर भी कोशिश की। अब सुधार की एक गति है, उसको हम 2 महीने 4 महीने में नहीं कर सकते। निगम में हमारे पास कामों का सिलसिला बहुत ज्यादा है।
हमें हर 10 मिनट में तो 1 घंटे में तो हमारी दिशा बदल जाती है। एक विषय आता है कि शोर समस्या है, अभी माननीय अनिल जी इसको भी उठा सकते हैं कि साहब शोर समस्या भी है, सड़क पर गायें भी है, तो सिटी बस का संचालन भी है, तो चेंबर्स भी है, तो नाली भी है, क्योंकि निगम में शहर की अधिकांश पागल कुत्ते से, आवारा कुत्ते से लेकर शहर की लाइट तक की व्यवस्था निगम के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में काम करने का डायरेक्शन हमारा रहा है। संयोग ये रहा कि कचरा पॉइंट जो है, हम उनको जितनी मानसिकता लेकर चल रहे थे उतना नहीं सुधार पाए, पर पहले की तुलना में हमने काफी हद तक सुधार किया है। और छावनी चौराया, लाल बुर्ज का स्टेशन का जैसे कचरा पॉइंट है, हम उसको भी आधुनिक बनाने के लिए जा रहे थे, परंतु पता चला कि वो जमीन पर विवादास्पद है। आसपास सर्वे किया, कोई जगह नहीं मिली, तो जो स्टेशन से और साइड होके और हम इधर जो सेंट जॉन्स स्कूल की तरफ आते थे, वहाँ हमने एक कचरा पॉइंट दूसरा तैयार किया। तो सीमेंटेड कचरे पॉइंट हम बना रहे हैं ताकि जानवर उसमें नहीं घुसे। मैं जी, शहर के विकास को लेकर के कोई शक नहीं कि यूआईटी भी लगती है, नगर निगम भी लगता है, राज्य सरकार भी कुछ देती है और केंद्र सरकार से अब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी हमारे साथ काम कर रहा है। आखिर ऐसा क्या होता है? पिछले 25 साल से तो नगर निगम में बोर्ड, लगातार निर्वाचित बोर्ड बैठते आ रहे हैं। हम अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि नियोजित विकास जिसको कहा जाता है, मतलब एक प्लानिंग के तहत, वो नज़र नहीं आता। आप काम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कचरा पॉइंट को लेकर के जगह जगह विवाद है। विषय ये है कि हमारा काम इस तरह का है सर कि हमने आज किया और 2 घंटे बाद उस कचरे पॉइंट पर फिर कचरा आ रहा है। मैं हूं या मैं अनिल जी को पूछ रहा हूं कि हम दोनों मिलकर भी अगर कहीं खड़े हो जाएं तो कचरे पॉइंट से कचरा कलेक्शन होकर गया और थोड़ी देर बाद आकर किसी ने वहां बाल्टी भर के डाल दिया, उसको आवारा पशु फैलाएंगे। अब हर कचरे पॉइंट को एक एक डंपर खड़ा कर दें या एक एक हुपर खड़ा कर दें, टिपर खड़ा कर दें, ये बड़ा मुश्किल विषय है। इसके लिए हम यही कर रहे हैं कि कचरा कलेक्शन सेंटर बनाएं और लोगों को ये समझाइश कर रहे हैं, और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं कि लोग अपने घर पर बाल्टी रखें, कचरा उसमें रखें। अगर टिपर निकल रहा है, गली गली जा रहा है, मैं अभी 100% सफल नहीं मान रहा कि हमारे टिपर 100% सफल हो गए। 80% गलियों में हमारे टिपर्स पहुंचने लगे। 20% गलियों में वो गतिरोध आ रहा है कि अभी भी जो पुरानी प्रथा के आधार पर, ठेका प्रथा के आधार पर जो डेरा वाला सिस्टम है, वो लोग अभी भी लड़ाई झगड़े के उसमें, क्योंकि वाल्मीकि समाज के उन लोगों का रोजगार कम हो रहा है, तो एकाएक उनसे भी लड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो समझाइश के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कोटा शहर की स्थिति ये ला देंगे कि घर से जो भी कचरा निकलेगा वो हमारे टिपर में गिरेगा और टिपर के माध्यम से संग्रह सेंटर पर जाएगा, तो फिर ये जो गली मोहल्ले के कचरे पॉइंट है ये हम समाप्त कर पाएंगे। 80% शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, आपका दावा है? आपका मेरा कहने का मतलब ये है, माननीय महापौर साहब, कचरा पॉइंटों को आपने बखूबी बना दिया, ये मैं मानता हूँ कि आपने कई जगह जो है पक्के निर्माण करके भी कचरा पात्र तैयार कर दिए। मैं बात कचरा पात्रों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जो कचरा संग्रहण, जो आपकी जो पॉलिसी जो आई, कचरा के जो आपके टिप्पर जो घर घर से कचरा लेके आए, क्या वो ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुँचे? क्या आपने जिन पॉइंटों पे कचरा खाली किया वहाँ से परिवहन की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब 2 साल से कांग्रेस के पार्षद, ये माननीय महापौर के नॉलेज में हैं, हमने कई बार वहाँ गड़बड़ियाँ पकड़ने के बाद आपके पास भी आए। आपने इन 3 सालों में हम 4 बार ट्रेचिंग ग्राउंड पर जाकर उन गड़बड़ियों को हमने पकड़ा कि वो कचरा परिवहन की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का जो ढांचा था वो बिल्कुल दयनीय हो चुका है। वहाँ स्थिति ये है कि 2 ट्रॉली किसी वार्ड से कचरा आज तक इन 4 सालों में उठाया हो तो आप बता दें। दूसरी बात, 2 साल से जो कचरा परिवहन के हमारे टेंडर थे, पहले तो आपने पूरा शहर का एक जो जोन वाइज आपने कर दिया। जिंदल साहब ने काफ़ी प्रयास किए और कहीं ना कहीं अगर इस नगर निगम की जो स्थिति सुधरी तो उसका जो श्रेय है वो भी मैं काफ़ी हद तक जिंदल साहब को देना चाहता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं एक मत होकर जो काम करने की कोशिश करी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो 4 विधायक होने का जो खामियाजा इस कोटा शहर को भुगतना पड़ा। आप करना क्या चाहते हो? आप आज सवेरे क्या सोचते हो, शाम को आपके पास फोन आता है, आपकी पॉलिसी बदल जाती है। आपने कोई नीति बनाई, कल से आपके पार्षदों का दबाव आया, आपने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया। 2 साल से कचरा परिवहन की बात मैं सुन रहा हूँ। ये देखिए 2 सालों में मैंने कई बार आपने देखा कि हम कचरा परिवहन का टेंडर कर रहे हैं। बात आपके पॉइंटों की नहीं है, पॉइंट पे कचरा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां से उठ रहा है क्या? आपके जो टिप्पर हैं वो पूरे शहर से कचरा ले रहे हैं घर घर, लेकिन डाल रहे हैं कचरा पॉइंटों पे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो कचरा उठ के कैसे जा रहा है ट्रेचिंग ग्राउंड तक, इसकी क्या व्यवस्था रही? जो आप डॉक्टर जिंदल की तारीफ कर रहे हैं,
मैंने लगातार प्रेशर किया कि हम संसाधन खरीदें। हमारे पास पैसे भी थे, पर हम 5 जेसीबी और 5 डंपर ही खरीद पाए। वो आपके पार्षदों के झगड़े में नहीं खरीद पाए। आपके जो है इंदर जैन जी जो हैं वो सफाई के चेयरमैन हैं। इंदर, मेरी बात सुने महापौर साहब, यहाँ पर डंपर सप्लाई, मेरी बात सुने आप, उसका मैं बताता हूँ आपको। 3 डंपर लगेंगे। इंदर जी जैन जो आपके जो सफाई समिति के चेयरमैन है, वो चाहते थे कि वो मेरी सफाई समिति के माध्यम से खरीदे जाए। गोपाल राम जी मंडा जो आपके गैराज समिति के चेयरमैन थे, ये चीजें आपके बोर्ड में कई बार झगड़े का विषय बना है। निगम का प्रशासनिक कार्य नहीं, लेकिन वो खरीदेगा काम आ सकता, कहाँ खरीदेंगे? नेता काम आ सकता। मैं ये कह रहा हूँ, सफाई समिति, मैं कह रहा हूँ वो संसाधन क्यों नहीं खरीदेंगे? संसाधन जितने खरीदे और खरीदने के लिए प्रक्रिया जारी है और लगातार हमारा प्रेशर रहा कि भाई साधन क्यों नहीं खरीद पाए। मुझे डॉक्टर जिंदल ने 3 बार, तो आपके पास जब स्मार्ट सिटी का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपए का बजट पड़ा हुआ है कि सप्लाई नहीं मिल पाई। आपके पास करोड़ों रुपए का स्मार्ट सिटी का बजट पड़ा हुआ है सफाई का, जो केंद्र सरकार ने भेजा हुआ है, उससे संसाधन खरीदने में तो क्या दिक्कत थी? अनिल जी, आपको ये जानकारी दे दें कि स्मार्ट सिटी में जो भी फंड है वो मदवार है, उसको हम सफाई में नियुक्त खर्च नहीं कर सकते कि साहब हमें ट्रैक्टर खरीदना है। अगर उसको बदलना है तो वो एक बड़ी भारी प्रक्रिया है। जैसे सफाई का फंड आया हुआ है कि हमें सीवरेज सिस्टम में 600 करोड़ खर्च करना है, हम उस प्रक्रिया में चल रहे हैं, पर वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि एक बार टेंडर लगाया वो निरस्त हो गया, वापस 6 महीने की प्रक्रिया है। हमने डीबीआर बनाई, 250 करोड़ रुपया हमें जल व्यवस्था के लिए मिला है, पाइपलाइंस बदलनी है। 40 साल पुरानी जो पाइपलाइन है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो पाइपलाइन फट जाती है, प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं तो लोगों के घर पे पहली मंजिल तक पानी नहीं जाता। तो पाइपलाइन बदलना है, पर अब उसका डीपीआर बना, डीपीआर बनने का हमने काम पूरा कर लिया है और वो दूसरी प्रक्रिया में आ गया है कि अब 250 करोड़ का टेंडर हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी से जो भी पैसा मिला है वो शहर के स्थायित्व के लिए मिला है कि जो काम हो वो स्थायित्व हो। ये नहीं है कि सब सफाई के लिए या ट्रैक्टर के लिए या छोटे कामों के लिए। ये काम निगम अपने स्तर पर कर रहा है और निगम पूर्व की तुलना में हमने काफी कुछ अच्छा किया है। मुझे जो वसीयत में मिला, अब आप स्मार्ट सिटी के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कोटा को मिल गया, बड़ी बधाई की बात है। लेकिन एक चीज इसमें तो आपको कौन रोकता है कि आप जब स्मार्ट रोड की बात करते हैं, भाई आप डीसीएम पे भी गए, आपने नेहरू गार्डन वाली सड़क को भी देखा, फिर आपने कहा कि भाई ये जो दशहरे मेले वाली है, आखिर इसको मतलब तय करने में इतना वक्त क्यों लग जाएगा? सर क्या है कि स्मार्ट सिटी का जो भी वर्क है वो अकेले निगम के मेयर, मैं भी उसमें एज ए डायरेक्टर हूं। अगर हमारी मर्जी से साइन से होता तो ये काम तत्काल हो जाता। ये एक इतनी बड़ी बॉडी है कि इसमें 3 महीने 4 महीने में तो मीटिंग्स हुई। हमने निर्णय भी लिया, स्मार्ट रोड का भी उसमें निर्णय लिया हुआ है। नेहरू गार्डन से लेके गोबरे बावड़ी तक का एक स्मार्ट रोड बनाना था, उसके बाद फिर इस चैनल को आगे बढ़ाना है। तो ये व्यवस्थाएं हमारी है, परंतु प्रशासनिक स्थिति में कहीं कहीं देरी रही। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? सड़कें बनाने की जहां तक बात है, इस पूरे नगर निगम में 4 या 5 पार्षद जो प्रभावशाली थे, अगर आप बजट उठा के देख लें पूरे इन 4 सालों में अगर सड़कें बनी हैं और नालियां बनी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 पार्षदों के ही वार्डों में बनी होंगी। 6 पार्षदों के पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कई बीजेपी के पार्षदों ने तो जो है रोना धोना तक चालू कर दिया और ये तक कहा कि हमारे वार्डों में आज तक 10 लाख के काम नहीं हुए। पिछले कांग्रेस के शासन में माननीय धारीवाल साहब जो एक उनके अकेले आदेश पे जो है पूरे शहर की व्यवस्था चलती थी, उसके उलट इस पूरे 5 साल के शासन में जो है आपके चारों एमएलएज की जो है आपस की लड़ाई, आपकी जो नगर निगम में जो आपकी जो पार्षदों की जो गुटबाजी हावी रही, उसका खामियाजा जनता ने भुगता है। आपके खुद के साथ जो है माननीय महापौर साहब के साथ 5-7 पार्षदों 8 पार्षदों के अलावा जो थे माननीय उप महापौर जी के खेमे थे। तो कई जगह तो स्थितियां ऐसी आई कि मीटिंगें ही होने में दिक्कत आ गई। इस बात को आपको पता है अनिल जी, ये बात आप जानते हैं। तो उसका खामियाजा जनता ने भुगता है। पहले की स्थिति का दूसरी बात, इन सड़कों पे जो है पहले 4 बोर्ड बने, मेरे पहले 4 बोर्ड बने और उन 4 बोर्डों की समीक्षा करें तो वर्तमान बोर्ड के सारे सदस्य, जिसमें अनिल जी भी शामिल हैं, कि मित्रवत व्यवहार हमारा रहा। विचारों में चर्चा में अलग अलग विषय हो सकता है, पर जितना सहृदय माहौल इस बोर्ड में रहा, किसी बोर्ड में चाहे वो बीजेपी की भी रहे, पर महापौर उपमहापौर कभी साथ नहीं बैठे होंगे, महापौर विपक्ष का नेता कभी साथ नहीं बैठा होगा।
यहाँ जब अनिल जी ने चाहा या मैंने अनिल जी से चाहा, हम लोगों ने बातचीत की। उपमहापौर जी हमेशा लगातार मीटिंग्स में रही, पार्षदों का सबका सहयोग रहा। काम निगम के जिस तरह के हैं कि पिछली बार की तुलना में जितनी गली मोहल्ले के काम हुए, अब ये अंतर आ जाता है। अनेक बार सक्रियता का अंतर आ जाता है या अनेक बार कोई राजनीतिक पहुंच के आधार पर कर लेता है। कम ज्यादा काम का जरूर विषय रहा, ये माना जा सकता है। बीच में आपके तो ऐसे भी, बीच में आपकी सरकार के द्वारा ऐसे भी अफसर लगाए गए तो एक एक 1.5 साल तक जो है फाइलों को उन्होंने छेड़ा नहीं। 10-10 लाख के कामों के लिए जो है पार्षद रोज चक्कर काटते रहे। छोटी छोटी समस्याओं के लिए प्रशासन आपका था, सरकार आपकी थी। विपक्ष सरकार, विपक्ष ने जितनी भूमिका सक्रियता से निभाई, विपक्ष की भूमिका होती है। विपक्ष ने आज जो बात कह रहे हो, विपक्ष ने निगम में किसी अधिकारी के सामने आपने नहीं बोला, किसी नहीं बोला। हमने कहा, हमने तो मामला उठाया जब काम नहीं हुआ, हमने काम नहीं हुआ जब उठाया मामला। आप चाहते और काम करवाना हम भी चाहते हैं। जहां कमी थी विपक्ष का मदद मिलती, अरे साहब अफसरों से, अफसरों पे दबाव तो आपका होना चाहिए, सरकार आपकी है, अफसरों में आपकी चलनी चाहिए। आप अधिकारी के नाम पर तो ताली बजाकर स्वागत आप अफसरों के, आप डॉक्टर जिंदल की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहता हूं डॉक्टर जिंदल की तारीफ कर रहे हैं तो डॉक्टर जिंदल को रोका किसने? कोई एक शब्द बता दे कि मैंने डॉक्टर जिंदल को कहा कि तुम परचेज मत करो। आज भी शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि मैंने डॉक्टर जिंदल पर इतना प्रेशर किया कि यार तुम डंपर और क्यों नहीं खरीद रहे, जेसीबी और क्यों नहीं खरीद रहे। वो लगातार मुझे संपर्क बताता रहा कि साहब आप चल जाओ पुष्पा मोटर्स से, मैं लगातार बात कर रहा हूं जहां से भी ये डंपर सप्लाई होते हैं, वो सप्लाई नहीं दे रहा। मैं एज ए महापौर, मेरे को 5 साल का कार्यकाल मिला है, मेरी पूरी चॉइस रही है कि मैं जितना ज्यादा वर्क कर सकूं। नियुक्तियों का विषय आया, हमने तत्काल नियुक्तियां दी, अनुकंपा नियुक्तियां पड़ी हुई थी। मैंने जब आकर संभाला 34 ऐसी अनुकंपा नियुक्तियां थी जिनके परिजन मर गए और उनके बेटे पोते किसी बहू को नौकरी मिलना था। हमने कहा इसके लिए क्यों ये इंतजार कर रहे हैं, हमने तत्काल वो नियुक्तियां दी। निगम में जितने प्रमोशन हमने इस कार्यकाल में किए, पिछले 20 वर्ष के मिला के टोटल कर लें आप, 20 वर्ष में जितने प्रमोशन नहीं होंगे इतने प्रमोशन हमने दिए। महापौर जी, एक विषय के ऊपर आप जरूर सहमत होंगे। आप कह रहे हैं कि मुझे बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा सहृदय माहौल रहा, हमारे पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं आपको अफसर भी बहुत अच्छे मिले। पूरे 4.5 साल हो गए आपके बोर्ड को काम करते हुए, लेकिन एक बार भी ऐसा अवसर देखने में नहीं आया कि जब नगर निगम ने अतिक्रमण की जो घनघोर समस्या है हमारे शहर की, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा अभियान चलाया हो। गली गली, सड़क सड़क परेशान है लोग आखिर इस माहौल को लेकर। सर मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं। हमने अनेकों बार अधिकारियों पर दबाव डाला और अधिकारियों ने अपनी अक्षमता ये कहते हुए बताई कि साहब, राज्य सरकार को भी लिखा है इसमें हमने कि हमें यहां पर पुलिस जाब्ता मुहैया कराया जाए। निगम उसका भुगतान करने के लिए तैयार है, उनका वेतन निगम देता, परंतु हमें वो जाब्ता नहीं मिला जो यूआईटी में होता है। क्योंकि आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी यूआईटी गई है लाठी बाटा जंग हुआ। तो निगम ने सामान्य अतिक्रमण का विषय तो लिया, पर अतिक्रमण अभियान चलाने की क्षमता निगम तैयार नहीं कर पाया। और मैं इसके लिए किसको दोष दूं, एज ए मेयर मेरे लिए कहना मुश्किल है, परंतु कहीं न कहीं ये कमी हमारी प्रशासनिक क्षमता की रही कि हम इस अभियान को सफल नहीं कर पाए। माननीय महापौर साहब, अतिक्रमण की समस्या के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अतिक्रमण तोड़ने के लिए जो है विज्ञान नगर में टीम गई थी आपका बोर्ड बनने के 4 महीने 5 महीने बाद। तो भवानी सिंह जी एमएलए साहब के जो है कार्यकर्ता, भाजपा के नेताओं ने नगर निगम में आकर डिप्टी कमिश्नर और उसके जो एलडीसी थे उसके साथ मारपीट की, और इतने ज़्यादा खौफ में जो नगर निगम के अधिकारी रहे कि पूरे शहर में अतिक्रमणियों को अगर शह दी तो आपके नेताओं ने दी। उसके बाद जब भी अतिक्रमण तोड़ने की बात होती थी तो उनको ये डर रहता था कि हम अतिक्रमण तोड़ने जाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले फ़ोन आ जाएगा। एक अतिक्रमण टूटा, आपने जो है एक अफसर को एपीओ करा दिया, उस अफसर को, ये पूरे शहर की स्थिति थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोटा नॉर्थ के अंदर ये स्थिति रही कि आपके खुद के पार्षद जो है रोज चक्कर लगा लगा के थक गए। मीनाक्षी खंडेलवाल जो आज तक 4.5 सालों में अगर कोई शिकायत लेके आई होंगी
तो वो अतिक्रमण की लेके आई होगी, लेकिन आपके जो पदाधिकारी हैं या कहीं ना कहीं जो भाजपाओं के नेताओं का इतना खुला संरक्षण अतिक्रमण को रहा। कांग्रेस के राज में धारीवाल साहब ने जो अतिक्रमण था उसको हटाया, उनको पुनर्वास भी किया, लेकिन इस शासन में आपके जो है पदाधिकारियों का इतना दबाव रहा कि अधिकारी डरकर काम किया और वो खुद अतिक्रमण नहीं हटा पाया। सरकार आपकी थी तो आप सुरक्षा भी मुहैया कराते। अधिकारियों ने उस घटना को एक आड़ बना लिया। वो घटना का अगर पूरा आप विश्लेषण करें तो भवानी सिंह जी के लिए उन अधिकारियों ने ये कहते हुए और अपना रोष प्रकट किया कि बढ़िया यार ट्रांसफर होने का, इससे बढ़िया बहाना नहीं। नहीं वो उसके अलावा भी यूआईटी में भी कई घटनाएं हुई, ऐसा नहीं है। यूआईटी में एक दस्ता कोटा उत्तर में जो है एमएलए साहब जो है बालिता रोड पे जो एक कानूगो और पटवारी प्रवीण शर्मा और जो है कानूगो जो है बालिता रोड पे एक अतिक्रमण हटाने गया और वहां पर अतिक्रमण का एक पिलर भी नहीं हटा होगा। वहां से तुरंत जो है एमएलए साहब स्वयं आए और कुनाड़ी पानी की टंकियां थर्मल चौराहे पर जो इस कदर गाली गलौज की है, उसके वीडियो हैं, उसका वीडियो मैं आपको साथ दिखा सकता हूं। माननीय विधायक साहब ने इस कदर बदतमीजी से उनको जो है उनको डराया धमकाया, उनको बिठाकर अपने साथ कार्यालय में ले गए कि कोई अफसर कैसे अतिक्रमण हटाने की हिम्मत कर सकता है, मुझे बताइए आप। उसका मैं प्रूफ बता सकता हूं आपको। अतिक्रमण को लेके जब भी हुआ, चाहे किसी भी पार्टी का राज रहा हो, आप पूरे इतिहास को देख लें, जब बीजेपी का राज रहा हो, कांग्रेस का राज रहा हो, अतिक्रमण के लिए राज का विषय नहीं होता। जिसको भी हटाने गए वहीं बातें चलते नहीं चले। हमारे नेताओं ने कभी अतिक्रमण को संरक्षण नहीं दिया। आप पिछले 5 साल हमारे शासन में, कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के नेताओं ने कभी उठा लो यूआईटी में, कांग्रेस के शासन में कभी किसी के साथ अनेकों जगह, कांग्रेस के शासन में माननीय महापौर साहब हमारे किसी एमएलए और मंत्री ने किसी अफसर को सड़क पर आकर गाली नहीं निकाली। मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होता, उसका तो लाभ होता है। जब भी अतिक्रमी के ऊपर चोट पहुंची उसने कुछ न कुछ करवाया नहीं, लेकिन आपके जो जिम्मेदार विधायक हैं वो आकर सड़क पर गालियां निकालेंगे तो कौन आप बता रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। कभी अखबारों में ये विषय आया। जैसे इसको बार बार ये सवाल तो उठता रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में हमारे जो 4 विधायक थे आपस में, इनके बीच में तालमेल नहीं होने का असर क्या आप मानते हैं कि नगर निगम के कामों पे भी आया? नहीं सर, इसका कोई असर नगर निगम के काम पे नहीं आया। मुझे किसी भी विधायक ने कोई काम करने से नहीं रोका, किसी क्षेत्र में जाने से नहीं रोका, कहीं कोई ऐसा शो नहीं रहा कि साहब मुझे ज्यादा करो उसे कम करो। चारों एमएलए का मुझे पूरा सहयोग रहा और विकास के नाम पर जहां जहां मैंने उनके सहयोग की अपेक्षा की वो भी उनसे मुझे पूरा मिला। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं रहा। सबके अपने अपने क्षेत्र थे और अपने अपने कार्य क्षेत्र थे, अपने अपने सोच के आधार पर सबने निर्माण कराया। ये चांस की बात है कि सरकार बदलना एक अलग स्वरूप हो गया। और जैसा मैं मानता हूं कि जितना काम अभी गली मोहल्लों का हुआ है, आप सर्वे करवा लें कि इस बीजेपी के 4-5 साल के कार्यकाल में जितनी गलियों में सीसी बनी है, गिनती के 5 पार्षद 6 पार्षदों का जो आंकड़ा है, कभी नहीं। नगर निगम के 65 वार्डों का अगर आप रिकॉर्ड निकालें, महापौर साहब माननीय बैठे हुए हैं, आपके वार्ड के अंदर कितने करोड़ के काम हुए और हम कांग्रेस के पार्षदों के जो है वार्डों में कितने के काम हुए और आपके अन्य पार्षदों के वार्डों में कितने काम हुए, आप मुझे रिकॉर्ड बता दें कि कितने के काम हुए निगम से। मेरे और आपके में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, दूसरे पार्षदों के यहाँ हुए हैं, कई लोगों के यहाँ हुए हैं। देखिएगा, निगम का बजट आपको भी अच्छी तरह से पता है। उस 50 करोड़ में से कोई एक पार्षद तो ऐसा नहीं हो सकता कि 50 करोड़ ही ले बगाओ। ज्यादा आपके 80 लाख का हुआ होगा, किसी के 1 लाख का 1 करोड़ का हो गया होगा। यूआईटी के माध्यम से जो अंतर रहा वो अपनी एक अलग बात है। यूआईटी ने उन क्षेत्रों में ज्यादा किया जहां उसके प्लॉट थे, जहां बिकना था। आपके नए कोटा क्षेत्र में यूआईटी ने कितने करोड़ों रुपए का काम किया, आप ये बखान क्यों नहीं कर रहे? आप वार्ड तक क्यों सीमित रह रहे हो? कोटा उत्तर में यूआईटी ने, मैं समझता हूं कि 150 से 200 करोड़ की सड़क, नाले, नाली, पटान का काम करवाया। माननीय महापौर साहब, अभी तो 17 करोड़ का पेमेंट हुआ है। यूआईटी के परसों ही जो है आपके आनंदलाल जी ने राज्य सरकार को 1.5 महीने पहले लिख के भेजा था कि हमारे खजाने में पैसे नहीं है। आपने जबरन राज्य सरकार से 100 करोड़ के टेंडर पास करवा लिए, आपने ठेकेदारों से काम करवा लिए दबाव में, और 17 करोड़ का पेमेंट हुआ है और बाकी जो है ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि थोड़े दिन पहले पत्रकार वार्ता में मेहता जी ने पत्रकारों के सामने ये बात कही थी कि कौन कहता है खजाना खाली है। आज भी 80 करोड़ रुपए यूआईटी में, ये बात 15-20 चुनाव के पहले। मैं आपको एक लेटर लाके बता सकता हूं, मैं आपको लेटर लाके बता सकता हूं कि 1.5 महीने पहले, 2
2 महीने पहले माननीय महापौर साहब आपके यूआईटी सेक्रेटरी ने एक लेटर राज्य सरकार को लिखा, जब 100 करोड़ के पैकेज का जो काम का जो राज्य सरकार से जो है स्वीकृति के लिए जो यहां से लेटर गया, तो यूआईटी के सेक्रेटरी ने यह लिख के भेजा कि हमारे पास इसके लिए जो है फंड नहीं है। अब राज्य सरकार अपने स्तर पे जो है बजट की व्यवस्था करे। ये लेटर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये लेटर मेरे पास है। नहीं, ये लेटर तो है, पर इसकी वजह से खजाना खाली वाला विषय, खजाना खाली जब आपके पास काम के पैसे नहीं है, आपके पास काम के पैसे नहीं थे, आपने जबरन काम करवा लिया। सेक्रेटरी ने एक अपील की है कि भाई राज्य सरकार एक्स्ट्रा मदद करे। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, पैसे ही नहीं थे, इतना बजट ही नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, 100 करोड़ का बजट नहीं होगा ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूआईटी ने काम तो माननीय महापौर साहब 100 करोड़ के क्षेत्र में जो 150 करोड़ के नहीं हुए, सुनो मेरी बात सुनो आप, 100 करोड़ के पैकेज के काम 96 करोड़ के लास्ट में जब आपने 13 पैकेज आपने इश्यू करवाए, नहीं, उसके पहले 50 करोड़ के काम आप करा चुके होंगे। आकलन करें आप, तो आपके उत्तर क्षेत्र में इतना यूआईटी का काम हुआ, अजी 500 करोड़ का काम, 500 करोड़ का काम पिछली बार हुआ था हजारीलाल साहब के राज में। बकाया नहीं है, आज तक अखबार में एक लाइन ये नहीं आई कि यूआईटी में ठेकेदार ने धरना दिया। आप अगर 150 करोड़ की बात कर रहे हैं तो आपसे 150 का नहीं हुआ, इससे पहले कम से कम 400 से 500 करोड़ का काम, जिसमें आपके मिनिया केलगढ़ ले लो, जिसमें आपके यूआईटी से जो है आरओबी ले लो, इतने सारे जो हैं सड़कें ले लो, 500 करोड़ का काम माननीय धारीवाल साहब के शासन में हुआ था। आपने तो 150 करोड़ का भी पूरा नहीं करवाया। मैं तो मेरे अंदाजे से बोल रहा हूँ। मैं अब इसी विकास के आधार पे जो आप दावे कर रहे हैं कि 150 करोड़ का काम वहां हुआ है, आप कह रहे हो 400-500 करोड़ के धारीवाल जी के टाइम पे हुए। पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा कि फिर कोटा उत्तर क्यों आ रहे हैं आप, अगर आपने इतना काम किया? आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, अभी अनिल जी की लाइन को पकड़कर उस लाइन को आगे बढ़ाएं कि मैंने 150 बोला, ये मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन प्रहलाद जी का तो दावा, अनिल जी ने बोला कि पहले सरकार में 500 का हुआ, 500 वाले क्यों हारे? विकास को आधार लेकर नहीं। मैंने जैसा कहा कि हमारी हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता शायद केवल यह है कि यार 5 साल इनसे काम करा लिया, अब 5 साल और, अब ऐसा लगने लगा कि बिना कुछ किए शायद 5 साल बाद वापस बीजेपी को। देखिए, हम तो इसलिए हारे थे, कि उस समय में मोदी लहर थी, और मोदी जी और जितने भी भाजपा के नेता थे उन्होंने जो है जनता को सपने दिखाए, वादे किए, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो, चाहे 15-15 लाख खातों में भेजने की बातें हों, किसानों के हित के मामले हों, उन जो वादे थे उसमें जो है राज्य नहीं पूरे भारत की जनता थी, वो बह गई और उन सपनों के आधार पर वोट दिए गए। लेकिन वो सपने जब इन 5 सालों में धाराशाही हुए तो आम जनता को पता लगा कि किस प्रकार से शहर की कानून व्यवस्थाएं बिगड़ी, किस प्रकार से जो है गुंडागर्दी किस प्रकार से बढ़ी, किस प्रकार से जो है आपके भूमाफियाओं का जो है हर थाने पे जो कब्जे हुए, महिला सुरक्षा की जहां तक बात है वो नगण्य हो गई। कामों की बात आप कर लें तो ऐसी कौन सी सड़कें हैं जो टूटी हुई थी और उनके गड्ढे भी इन 5 सालों में भर गए हों? तो वो तो ये हमारे हारने का कारण तो ये था कि झूठे सपने, झूठे वादे। लेकिन आप जो चुनाव हारे, जनता समझ चुकी थी कि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। बहका दिया कि मैं समझता हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की जनता जितनी भोली होगी, आज उसका एक प्रमाण रहा कि राफाल को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से बोले और जितना झूठ बोले, 2G घोटाले को लेकर आपके नेताओं ने झूठ नहीं बोला गया। नहीं तो 2G घोटाले को लेकर जो आप लोगों ने जितनी बड़ी बड़ी बातें करी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2G घोटाले हमारे जब पिछली बार मोदी जी चुनाव लड़ने आए तो आपने कहा कि साहब जो है 2G घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया। 2G घोटाला भी जो है गवर्नमेंट जो है सरकार जो घोटाला कोर्ट ने है और एक एक करके परिणाम आ रहे हैं। अदालत ने उनको बरी कर दिया और दिल्ली के एक नेता को आजीवन कारावास अदालत ने बरी कर दिया। आज तक 2G घोटाले का क्या हुआ? 2G घोटाले का क्या हुआ? माननीय इंदिरा जी की मौत, अरे आप मुझे बताइए था 2G घोटाले का क्या हुआ? तो वहां तक 2G जो घोटाला था उसमें क्या हुआ? घोटाले की परत खुलती जा रही है। उसके अलावा सामने आ रही, देखो साहब, आपके जो 5 साल का वसुंधरा जी का जो शासन था उसमें राजनीति की बात नहीं कर रहे, 5 साल का जो अफसर तंत्र इतना हावी था कि आप लोगों की खुद की सुनवाई नहीं होती थी। माननीय वसुंधरा जी के राज में आपके खुद के पार्षद हमसे आगे कहते थे कि हमारे राज में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जब उस पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही थी तो जनता की कहां से सुनवाई होगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस राज्य में आम जनता ही नहीं, भाजपा के नेता भी त्रस्त रहे हैं। महेश जी, एक चीज जब वापस अपन कोटा की तरफ आते हैं, पट्टों का वितरण क्यों नहीं हुआ? पट्टों का वितरण नहीं हुआ, राजस्थान सरकार चाहती थी,
हमें निर्देश भी मिले थे, हमने कैंप भी लगाए, पर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में जो याचिका लगी उसकी वजह से ये रोक लगी। मास्टर प्लान की याचिका। माननीय महापौर साहब, हाई कोर्ट में याचिका एमपी में भी लगी थी, लेकिन वहां की सरकारों ने जो है इतने मजबूती से पैरवी जो है हाई कोर्ट में की गई। अनिल, एक मिनट इनसे थोड़ा जवाब सवाल ले लेते हैं। हाँ बताइए आप। हाई कोर्ट में जो गुलाब कोठारी जी की तरफ से याचिका है, उसके आधार पर सरकारी जमीन पर पट्टा देने पर पाबंदी हुई, एग्रीकल्चर जमीन पर पट्टा देने की पाबंदी हुई। केवल जो हमारे पुराना जिसको झाड़ी क्षेत्र कहा जाता है उस क्षेत्र पर पाबंदी नहीं थी, बाकी कुछ जो प्रॉब्लम्स रही और इन्हीं क्षेत्रों में पट्टे मैक्सिमम दिए जाने थे। इसलिए निगम ने जो अपनी तैयारी की थी या नगर विकास न्यास ने जो तैयारी की थी वो हाई कोर्ट के आधार पर रखा रह गया और ये हार के कारणों में ये रहा। माननीय महापौर साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि रमेश जी आहूजा आपके पार्षद हैं, माननीय मेरे भाई भी हैं, उनने कई बार बोर्ड में ये मामला उठाया। गिरिराज महावर जो हमारा साथी पार्षद है उसने तो खुला भी कहा, आपके मिनट्स में कहीं लिखा हुआ होगा या वीडियोग्राफी में कहीं ये दर्ज ये बात है कि जो पट्टे हैं वो कांग्रेस की सरकार देती। सिंधी कॉलोनी में कांग्रेस की सरकार ने पट्टे दिए और आपने आज तक एक पट्टा नहीं दिया, ये आपके पार्षद ने उठाई ये बात। शिवपुरा में जो है, शिवपुरा में हमने पट्टे दे दिए, आप पट्टे नहीं दे पाए। जब वो नियम लागू नहीं था, अनेकों बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट के फैसले कब आ जाते हैं उसके आधार पर मजबूर होना पड़ता है। महेश जी, केवल आपको जहां ये गरीबों को पट्टे वितरित होने थे वहां तो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं आप, लेकिन शहर के अंदर बहुत सारा ऐसा निर्माण है जो नहीं होना चाहिए था, नगर निगम की मंजूरी नहीं थी। जैसे आपका तो पूरा लैंडमार्क सिटी बस गया, शायद एक भी बिल्डिंग की आज तक कोई उसका नक्शा तक पास नहीं है कहीं से कहीं तक। G+2 की परमिशन, G+2 की परमिशन बारे में बता पाएंगे कि G+2 की परमिशन, G+2 की परमिशन पे 7-7 मंजिले बने हुए हैं, क्योंकि वो निगम क्षेत्र में नहीं है। निगम तो कहीं भी कार्रवाई कर सकती है। आपका राजीव गांधी नगर निगम क्षेत्र में है, अभी आया है ना जी। तो कॉमर्स कॉलेज की पूरी बाउंड्री वॉल लोगों ने हड़प कर ली, बाउंड्री वॉल को अपने उसमें होस्टलों में समाहित कर लिया। मुद्दा अजय मैं बताना चाह रहा हूं आपको, गुमानपुरा में आज भी एक होटल का निर्माण चल रहा है, अभी भी कोटरी रोड पर, वो अवैध तरीके से बन रही है। राजीव गांधी नगर का जो निर्माण रहा है वो जमीन आपके अभी आज भी कोटरी चौराहे के पास में, मैं कहना चाह रहा हूं अभी भी कोटरी चौराहे के पास में एक होटल का निर्माण चल रहा है, वो अवैध है, उसकी कोई स्वीकृति नहीं है। मैंने व्यक्तिगत शिकायत कर रखी है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इसी तरीके से पूरे नए कोटा में धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण हुए हैं और मिली भगत से अतिक्रमण हुए हैं, इसमें कोई कार्रवाई अगर आपने कर दी हो तो मुझे बता दो आप। नहीं। एक चीज और है, इसी अतिक्रमण के मसले पे आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आपको तो अच्छे से जानकारी है कि फोर्ट वॉल पे शायद 200 मीटर का कानून है कि 200 मीटर इधर 200 मीटर इधर निर्माण नहीं हो सकता। शहर के बीचों बीच एक मल्टी बन रही है। उस पर मैंने भी कितनी बार प्रश्न किया और मुझे ये बताया गया है कि कोर्ट से परमिशन, उस संबंधित व्यक्ति ने अपनी चतुराई से कोर्ट से इस तरह का आदेश ले रखा है कि निगम इसमें दखल न करे। मैंने अधिकारियों को कहा, मैंने कहा इस आदेश के अगेंस्ट भी तो जाया जा सकता है, अपील तो की जा सकती है, जाया जा सकता है कि जब सरकार का ये नियम है कि फोर्ट वॉल से आप 200 फीट दूर तक निर्माण स्वीकृति नहीं दे सकते। इसका उदाहरण भी दिया कि हमारे निगम में 3 प्लॉट ऑक्शन हुए थे, 2 लोगों ने तो उस पर निर्माण स्वीकृति ले ली और काम कर लिया, तीसरा वाला 8 साल से बैठा था, अब अप्लाई किया, जब ये नियम लागू हो गया तो हम उसको नहीं दे पाए निर्माण स्वीकृति। तो मैंने कहा ये कैसे निर्माण कर रहा है? कोर्ट के आधार पर जिस व्यक्ति ने जो कर रखा है तो हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए था। मैंने लगातार इस बात के लिए अधिकारियों को प्रेषित किया, परंतु वो विषय आगे बढ़ नहीं पा रहा कि हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट वो कहां जाए। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट तक तो मामला पहुंचा हुआ है जी। अब आपको अपील सुप्रीम कोर्ट में करनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो पाई। तो इसके पीछे ये खास तौर पे अधिकारियों का कोई काम करता है, दबाव, या किसी का आपके मंत्री का या विधायक का? पत्रकारिता है, आप इसको खोजें, उठाएं, क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा लाभ ले रहा है। मैं विपक्ष के नेता से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे विषय को उठाएं। अकेला यही विषय नहीं है, नहीं ये बड़ा विषय है सर। हाँ, नहीं बहुत बड़ा विषय है। छोटे मोटे आदमी के साथ अन्याय होता है, जहां पर 1000 राज का प्रशासन हो, जहां पे 1800 स्क्वायर फीट का पट्टा देना हो, वहां तो हमारे लिए कानून आगे आड़े आ रहा है। लेकिन एक तरफ कानून का कोई मतलब नहीं है, बड़ी बड़ी मंजिल आप। मैं तो इसमें आपका भी सहयोग चाहूंगा कि इस चीज को आप भी उठाएं।
मैं भाई अनिल जी से भी कहूंगा कि अब तो सरकार इनकी आगे इस चीज को भी उठाएं, हम ताकि जो चूक हमसे हुई और आगामी तत्काल प्रभाव से आप रोकें, ऐसा आपसे भी सहयोग। नहीं, हम तो इस केस को भी उठाएंगे और बाकी उठाते भी रहते हैं, लेकिन एक जो हम और पूरी मीडिया ही लगभग एक चीज को हमेशा उठाती रही है और वो है आवारा मवेशियों की प्रॉब्लम हमारे शहर की। आखिर क्यों नगर निगम इस मामले में फेलियर साबित हुआ? सर, नगर निगम, मैंने पूर्व में भी कहा कि सीमित संसाधनों की संस्था है। हम जितने पशु हमारे यहाँ रख सकते हैं उतने रखे हुए। हमने गौशाला का विस्तार किया, भाई अनिल जी भी इस बात को कहेंगे, ये भी समय समय पर जाते रहे हैं। एक बाड़ा नया बन गया, एक और नई बड़ी गौशाला बनाने की योजना भी हमारी लगभग प्रारंभ होने ही वाली है। अनिल जी भी इस बात का सबूत देंगे। अभी शहर में जितने आवारा पशु हैं, हर समय हर साल जैसे ही फसल शुरू होती है एक बड़ी मात्रा में पशुओं को शहर में धकेल दिया जाता है, जिसके लिए हमने पुलिस का भी सहयोग मांगा। कितनी बार हमने धरपकड़ भी की। 400 के ग्रुप, आपके पत्रकार भी इस बात को सबूत है, अखबार भी सबूत है कि 400 250 लोग पशुओं को झुंड के झुंड शहर में धकेल दिया जाता है। वरना शहर में इतने पशु नहीं है। अब उनका कोई धनी धोरी नहीं है, तो दिन में भी या रात में भी सड़क पर ही बैठते हैं। निगम की पकड़ने की क्षमता है, हम लोग 60, 70, 80 पशु रोज पकड़ सकते हैं। आज भी कोटा शहर की सड़कों पर 5000 पशु हैं। अब इनको पकड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उतनी क्षमता निगम के पास नहीं है। हमारे पास 3-4 व्हीकल्स हैं, रात के समय हम पकड़ सकते हैं। दिन में अगर पकड़ते हैं, भगा बगी में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे माथे। लेकिन ऐसा क्यों होता है जब शहर के अंदर कोई वीआईपी विजिट होती है तो उस दिन वो पशु नजर नहीं आता? सर, 2 चीज होती है। देखिएगा, वीआईपी विजिट होती है उस समय संसाधन लगाकर, क्योंकि वीआईपी का सम्मान करना पड़ता है। किसी भी पार्टी का नेता हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, तो उनके आने की एक व्यवस्था का डेकोरम निभाना पड़ता है। उस समय गली मोहल्ले तक हमें रुकावट करनी पड़ती है। क्या रोजाना इतने रोक सकते हैं? एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत रोके जाते हैं, लेकिन इतने कर्मचारी हर गली पर खड़े नहीं किए जा सकते। महेश जी, हमारे शहर में तो कम से कम आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं आवारा मवेशियों की वजह से। इसको आप छोटे तो सर, हमने गंभीरता से लिया है, ऐसा नहीं है। हमने जो पहले हम 20-30 पशु रोज पकड़ते थे उसको हमने बढ़ाया। हमने चौराहों पर आदमी भी नियुक्त किए कि भाई चौराहे से पशु। माननीय महापौर साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आवारा मवेशियों की जो धरपकड़ होती है वो तब होती है कि अभी किसी आवारा मवेशी की वजह से किसी के हाथ पैर टूट जाएं और वो फोटो अखबार में छप जाएगी, तो आपका लवाजमा 15 दिन तक फिर पशुओं को पकड़ना चालू कर देगा, बाड़े में बंद करना चालू कर देगा। मुझे बताइए, आपको आवारा मवेशी पकड़ने की आज की तारीख में क्या व्यवस्था है? कौन पकड़ रहा है, कहाँ पकड़ रहा है? कोई सिस्टम नाम की चीज ही नहीं है। दूसरी बात, आपने मवेशियों को पकड़ के गौशाला में भर दिया। आपके वहाँ 1000-1500 की क्षमता थी, आपने 3-3, 3,500 हजार में हम 3-3, 4-4, 5-5 बार वहाँ के जो हमने इंस्पेक्शन करके जो है हमने देखा कि इतनी दयनीय स्थिति में गायें। एक बार तो हमने पूरे महीने का रिकॉर्ड लिया, लगभग 750 गायें जो हैं मरने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्षद दल ने वहाँ पाया। अभी कुछ दिन पहले भी बारिश के जो मौसम में हम लोग वहाँ गए, वहाँ स्थिति ये है कि डॉक्टर एक है, कंपाउंडर एक है। इसके अलावा हम गायों के नाम पे गवर्नमेंट पब्लिक से इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। आप गौशाला विस्तार की बातें करते हैं तो 4-6 महीने पहले तक तो वो बाड़ा भी शायद मेरे हिसाब से बन के तैयार ही हुआ था। उसमें अब आपने गायें शिफ्ट कर दियो तो वो एक अलग विषय है। लेकिन उस समय तक भी गायों के टीके लगने तक की चीज़ों में भी जो है लापरवाही आपके जो है वहाँ से हुई। और इसका कारण ये था कि कई तो मान रहे हैं कि हमने टीके लगाए, नहीं, टीके लगे ही नहीं, टीके लगे ही नहीं। देखिए, बाड़ा तो 5 साल में ही तब तैयार हुआ है। ये मत कहो कि नहीं लगे। लापरवाही हो सकती है कि वहां कंपाउंडर की या डॉक्टर की लापरवाही हो सकती है कि किसी में कोई देरी हो रही हो। इस बार मतलब लगातार सुधार के क्रम में गत वर्ष बरसात के पहले जब पैरों में खुरमारी वो बीमारी हो जाती है, जबड़ों में बीमारी हो जाती है, हमने हजारों की संख्या में इंजेक्शन मंगाकर पशुओं को इंजेक्शन लगाए और उससे मौत दर हमारी कम हुई। ये हमारी रिकॉर्ड से आप देख सकते हैं। अकेली हमारा ही गाय नहीं है, सुअर अलग एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। सुअर के टेंडर आपके द्वारा करा दिए जा चुके हैं, अभी आप कह भी रहे थे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब टेंडर हमने करा दिए, 8 महीने पहले टेंडर हो गए जी, आप विधानसभा के चुनाव को लेकर सुअर समस्या तक आ रहे हैं। समस्या शहर की है ना साहब, समस्या शहर की है। में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं।
हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करती है। देखिए 100% आप सही है कह ना, रहे हैं, परंतु जब जनता ये देखती है कि नगर निगम में बोर्ड आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, तो कहीं ना कहीं वो लिंक करती हुई आती है इन समस्याओं को लेकर मैं आपको कि फिर भी आपको सरकारी स्तर पर जब हमने निगम संभाला, हमारे कर्मचारियों की परसेंटेज निगम में जितने होने चाहिए लगभग 40% कम थी। आज भी 40 से 42% कम है। उतना स्टाफ चाहिए, फिर हर चीज के टेक्निकली हैंड चाहिए, उतना स्टाफ नहीं है। अधिकारी, अब 3 डिप्टी कमिश्नर हैं आज की तारीख में। सफाई को देखें, शोर समस्या को देखें, कुत्ता समस्या को देखें, तो डिफरेंस है इसमें। जब जिस दिशा में पब्लिक की मांग ज्यादा बन जाती, हमने इस बारे में भी काफी चर्चा की। सुअर समस्या को लेकर एक वार्ड पार्षद ने बहुत अच्छा काम भी किया, वैसी प्रक्रिया हमने और जगह करने की भी कोशिश की। अधिकारी स्तर पर मैं इस बात के लिए लगातार दबाव बनाता हूं कि ये आम जनता के विषय हैं। अब कुत्ता समस्या के लिए तो हाईकोर्ट का बैन आ गया। अभी बरसात के मतलब कुछ दिनों पहले लगातार झुंड के झुंड लोगों की शिकायत आई कि सब 20-20 कुत्तों की फौज घूम रही है, पर निगम हाथ बांधे बैठा है। हाईकोर्ट का बैन है कि आप कुत्ते को इस तरह से पकड़ नहीं सकते। आप कुत्ते को कैसे पकड़े? प्यार से निमंत्रण दे के बुलाएं तो नौता स्वीकार नहीं करता। तो अनेक चीजें हमारी मुश्किलों में हैं। आप खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि 40% आपके पास मैन पावर कम है जी, तो इसका मतलब तो आपकी राज्य सरकार ने फिर कुछ भी नहीं किया। इसके पहले की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। राज्य सरकार नहीं, इसका दोष ऐसे इससे कैसे पहले की बताएंगे? सरकार हम ने कुछ लगातार किया नहीं किया था। मैं मांग कह रहा करते रहे। हूँ आपकी सरकार तो ऊपर से लेकर नीचे तक जब भी थी, हमारी सरकार ने तो नहीं किया। सरकार मेरी मैं हुई, कह रहा आपकी, हूँ मैं कह रहा हूँ महापौर नहीं, साहब, उसके पहले देखो सरकार थी, वो भी अपन मेरी इन थी। 5 सालों का दोष पिछली सरकार पे क्यों मन रहे हैं? मैं नहीं मान रहा। पिछली सरकार भी मेरी थी, मैं राजस्थानी हूँ। तो राजस्थान की सरकार तो चाहे आपके किसी 5 पार्टी साल की के हो, शासन वो में मेरी थी। पर आपके एक शासन में मैं कर्मचारी बोल रहा लगने हूं चाहिए थे कि हमने जो देख पाया उसका हमने बखूबी उपयोग करने की कोशिश की, और जहां जहां हम कर सकते थे हम किए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज निगम बिल्कुल पारंगत है या सब विधाओं में पूर्ण है या सारे प्रोजेक्ट हम पूरे कर चुके हैं। हम लगातार अभी सुधार के दौर में ही चल रहे हैं। सर, मैं बात करना चाहूंगी कोटा दशहरा मेले की, जो कि विश्व स्तर पर पहचान रखता है। तो क्या वजह रही कि पशु मेला इस बार दशहरे मेले से गायब नहीं, था? पशु मेला इस बार नहीं, पिछली बार भी नहीं हुआ था। हाँ जी, तो क्या वजह कारण रही? यही रहा कि पशु मेला का स्थान शिफ्ट किया गया। इस प्रांगण को एक नया स्वरूप देने की आवश्यकता रही, जी, तो उसको हम दे रहे हैं। अभी फेज 1 का काम चालू हुआ है। फेज 2 के भी हिस्से को हम दशहरा मैदान के दृष्टिकोण से ही तैयार करा रहे हैं, क्योंकि दशहरे के विस्तार की आवश्यकता में हमें उसकी आवश्यकता थी। तो चूंकि एक बार वो जैसे तैसे शिफ्ट हो गया। माननीय तो महापौर साहब, गिनती के इस पशु मेले आते का थे। जो ऐतिहासिक कोटा का जो पशु मेले का इस शुरू मेले पिछले 10 वर्षों से आप गिने तो आंकड़े देख लें कि कोटा का पशु मेला अब निरंतर गिरावट पे रहा। नहीं, आपने मेला आपने पशु मेला लगने कहाँ दिया? आपके वो पशु बंधे रहते थे जो पशु साल भर 12 महीने बंधे रहते थे। नए पशु बिकने के लिए आने जाने वाली व्यवस्था हमारे यहाँ रोकड़ होती। जो भी पशु बिकते थे उसकी रेवेन्यू आती थी, उसका आकलन कर लें कभी भी। तो पशु मेला नगण्य से था, इसलिए उसके उपयोग को दूसरी दृष्टिकोण से लिया है और पशु मेले के लिए नया स्थान और उसको हम डेवलप करने की ओर लगातार। परंतु हमने प्राय देखा है कि वहां भी पशु नगण्य स्थिति में रहे, तो उस तरफ बहुत ज्यादा खर्च करने की स्थिति नहीं बन पाई। दशहरे मैदान की आई गई है तो अब आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आपने तो उसको हाट बाजार का स्वरूप प्रदान कर दिया। आप तो बात प्रगति मैदान की करते थे। देखिएगा, दशहरे मैदान का स्वरूप में निखार आया है। इसकी कोटा शहर की जनता ने इस बार वाई की। मेरे कहने से या कहीं मेरे कोई प्रतिद्वंदी कुछ कहें, मैं उन दोनों चीज़ों को नहीं मानता। इस बात की गवाह पूरी शहर की जनता देगी कि इस बार सीजन परिवारों के लोग जो कभी ये कहते थे कि मेले में डस्ट उड़ती है इसलिए नहीं जाते, बच्चे, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी महिलाएं, इस बार उनके मुंह से भी निकला है कि दशहरे मेले में मजा आया। और ये दशहरे का स्वरूप और निखरेगा। जो बकाया 10% 20% काम थे, अभी हमने पुनः निरीक्षण किया है, इस मेले में अवलोकन किया है कि कहाँ और टाइल्स लगनी चाहिए ताकि दशहरे में कहीं भी डस्ट का विषय नहीं रहे। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चारों तरफ से गेट बने हैं,
तो सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट होने के बाद महापौर साहब 125 साल से कोटा में दशहरा मेला बढ़ रहा है, इसको भी देखा है। 125 साल से दशहरा मेला कोटा में बढ़ रहा है, और यहाँ तक सुरक्षा की बात है 125 साल में भी ऐसी कोई बड़ी डकैतियां तो उस मेले में डली नहीं। और जहां तक धूल की बात है, जहां तक धूल उड़ने की बात है, तो हम पांडाल में सीसी बनाकर भी या अच्छी सड़कें बनाकर भी उसकी पूर्ति कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग इस हाट बाजार को बनाने में हुआ, उसकी पूरे शहर ने आलोचना करी। इससे पहले का जो मेला भरा, उस 2 साल तक मेले में जो है लोग अवस्थाओं का शिकार हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कह रहे हैं अनिल जी, आप ये आलोचना आप अगर कभी निगम स्तर पर या निगम स्तर पे भी लगाई हमने, तो आपको ध्यान ही नहीं है इसका मतलब। नगर निगम स्तर पे हमने इस बात को कहा है कि आपने जो नहीं कहा कि ये स्वरूप गलत है, नहीं गलत बताया ना हमने, तो कैसे नहीं बताया? तो क्यों? हमारे नेताओं ने कही ये बात, माननीय धारीवाल साहब ने अपने बयानों में जो है अखबारों के माध्यम से आपको कहा है। माननीय जो है अब तो आपके भाजपा के जो सदस्य हो गए, इजराज सिंह जी राज परिवार के सदस्य हैं, जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने भी इस बारे में आपत्ति लगाई, इजराज सिंह जी ने भी इस मामले में आपत्ति लगाई थी, तब हमारे सदस्य थे। आज जब आपके पार्टी सदस्य थे तब भी उन्होंने आपत्ति नहीं लगाई थी, केवल सामने का जो एक वो अजय आपको 2-2 बार मारा ब्रजराज सिंह जी ने 2-2 बार आपको वहां जो प्रोग्राम होता है मेले दशहरे के रोज, जहां उनके आप दरबार में वहां जो उनका प्रोग्राम होता है, एक उसको क्या कहते हैं, दरी खाने में दोनों बार आपको ब्रजराज सिंह जी ने टोका रही है। अखबारों में जिस तरीके से उन्होंने आपको इस चीज के लिए जो है गलत ठहराया कि आपने किस प्रकार से जो है सारा सत्यानाश कर दिया, ये तो आपको भी पता है कि अखबारों में छपा है। ब्रजराज सिंह जी ने कहा है, उनके टोकने का विषय वो जो चबूतरा था उसको लेकर उन्होंने कहा था कि रोड से मंच सीधा दिखे, क्योंकि उस पर इतना काम हो चुका था कि ठेकेदार के स्तर पर अगर 10-20 लाख का विषय होता तो चेंज कर लेते, उस पर 2 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका था। इसलिए वो थोड़ा सा फिर भी हमने जितना एंगल बनाया वो बनाया, क्योंकि वो इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि उनके टोंकने पर मैं कोई प्रत्युत्तर नहीं कर सका कि उनके सम्मान के नाते। वरना दशहरा मैदान की जब माननीय इजराज सिंह जी आए रावण दहन के दिन, देखकर उन्होंने प्रशंसा भी की। यार मैं आपसे महापौर साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैसे तो सवाल पूछने का अधिकार तो भाई साहब को ही है। इस मेले दशहरे में जो आपने प्रगति मैदान डेवलप किया, इसका खर्चा किसने उठाया? इसका खर्चा स्मार्ट सिटी में जा रहा है। अभी तक किसने उठाया इसका खर्चा? सारा फंड स्मार्ट सिटी से जा रहा है। आपने तो प्लाट बेच के जो है जिंदल साहब के समय पे जो है ये जो इधर का जो अपना हिस्सा था जो अतिक्रमण में जो मुक्त हुआ था उसको करके, और पहले तो राज्य सरकार ने मना कर दिया इसका फंड देने के लिए। मैं इसमें आपको बताऊं, प्रारंभ में जब कोटा को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिला था, उसके पहले ये प्रोजेक्ट बन गया था, काम प्रारंभ होने वाला था, तब इसको राज्य सरकार के द्वारा फंड बतौर लोन मिलना था निगम को, और उसके आधार पर काम शुरू होना था। जब ये स्मार्ट सिटी आ गया तो हमने रिक्वेस्ट किया कि निगम पर इतना बड़ा भार न डाल के, क्योंकि ये एक स्मार्ट वर्क है, इसको स्मार्ट सिटी में लिया जाए। और स्मार्ट सिटी में जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, नहीं तो इसमें तो नगर निगम ने भी पेमेंट किया है में स्थायित्व के आधार पर सुधार हो, उन बड़े खर्चों के लिए स्मार्ट सिटी की मदें हैं, तो इसको हमने स्मार्ट सिटी की मद में डाला और स्मार्ट सिटी की कमेटी ने इसको एक्सेप्ट दिया। और पिछली बजट की बैठक के कार्यकारिणी की मीटिंग्स के मिनट्स आपके पास आज ही पहुंचे होंगे, अभी रास्ते में मैं भी पढ़ रहा था, वो मेरे साथ हैं भी सही, उसमें ये स्पष्ट है कि ये खर्चा पूरा स्मार्ट सिटी की मद में दिया, ये निगम पर बोझ नहीं रहा। पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के लिए घोषणा की गई थी 2 एयर कंडीशनर बसें चलवाने की, जिनका अभी तक बिल्कुल घोषणा की गई थी, और तो ये 2 बसें हमें 2 से शायद 4 भी हो सकती हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमें मिलेगी। और कब तक मिलेगी सर? देखिएगा, ये मैंने पहले ही कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर ये एक पशुपेश रहा कि इसमें अध्यक्षता करते हैं जयपुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो 3 महीने 4 महीने में तो मीटिंग हो पाती है, फिर एग्जीक्यूट हो पाता है। पिछली मीटिंग में हमने ये विषय रख दिया था और इस पर सहमति बन चुकी है। अब इसका अतिशीघ्र निर्णय आगामी 2-4 महीने में ये हो जाएगा। पहली मीटिंग अब जब भी होगी इस विषय पर फाइनल करके टेंडर हो जाएंगे कि कोटा शहर को कम से कम 2 या 4 ऐसी बसें मिले, क्योंकि कोटा में पर्यटन के स्थान हमने खोजे हैं और पर्यटन के दृष्टिकोण से कोटा शहर को बढ़ावा मिले। माननीय महापौर साहब, मैं एक निवेदन और करना चाहता, आप आपकी उपलब्धियों में हमेशा सिटी बस को गिनाते हैं,
आपने कुछ दिन पहले भी कहा था और माननीय विधायक साहब भी गिनाते के साहब हमने सिटी बसें चलाई। इस कोटा शहर में सिटी बसों को लाया कौन था? भाई लाए आपने, खड़ी की, उसका कांग्रेस के शासन में ये सिटी बसें माननीय धारीवाल साहब इस शहर की जनता को सुगम परिवहन देने के लिए माननीय धारीवाल साहब इन बसों को लाए, लेकिन 2 साल तक आपने उन बसों को कबाड़ कर दिया। हमने संघर्ष किया, मैंने खुद ने उसके लिए 3-4 बार वर्कशॉप पे खड़ी बसों के खिलाफ जो है कई बार कांग्रेस के पार्षदों ने संघर्ष किया। उसके बाद जाकर 1.5 से 2 साल मुश्किल से हुए होंगे। तो इसको हम आपकी उपलब्धि में कैसे इसको गिना रहे हैं? उसके लिए धारीवाल साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि कोटा को उन्होंने 34 सिटी बसें दी, पर उस समय जो तत्कालीन आपकी पार्टी का बोर्ड था तो वो तो शासन बदल गया और उसको 2 साल तक आपने खड़ा रखा। मैं एक बात बताऊं, शासन बदला उसी दिन बसें आई थी क्या? तो 1 महीने पहले ही आई थी मुश्किल से, 1-1.5 महीने पहले आई थी और देख ले, 1-1.5 तो फिर 2 साल तक खड़ी रही। आते ही उसे चलाना चाहिए था। नहीं तो आपके यहाँ कहाँ कर चली? वो आके जब देखा तो उनके संचालन के लिए हमने एक बार टेंडर किया, वो फ्लॉप हुआ, टेंडर में कोई विड नहीं आई। फिर 4-6 महीने इस बात के लिए लगे, तीसरी बार के टेंडर में मशक्कत करके और इनके संचालन की व्यवस्था बनाई। 70 लाख रुपए मासिक निगम को नुकसान है, उसमें से केवल 12 लाख रुपए हम आय कर पाए। देखिए वो तो जयपुर में भी सिटी बसें चलती है, वो भी नुकसान में चलती है। ये तो सुगम परिवहन देने की सुविधा है, महीने का नुकसान है। परंतु उस नुकसान को पाकर भी निगम इस हैसियत में नहीं है कि इतना रुपया महीने का नुकसान झेले। फिर भी हमने निगम को इस लायक स्थिति में तैयार किया कि अपन प्लॉट बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, पर शहर को सिटी बसों की व्यवस्था देना आवश्यक है। ये एक डिमांड है शहर की लंबाई चौड़ाई के आधार पर। माननीय महापौर साहब, एक ट्रेचिंग ग्राउंड का विषय है। नानता क्षेत्र, नानता और करणी-नगर क्षेत्र का जो इलाका है, चीज पहले से आई है, देर होना गुनाह नहीं है अनिल जी। अपनी भावनाएं रही कि अपन ने जिद करके उसको चलाए। देर वो तो चलाना ही थी, जब चलाने में 2 साल लग गए तो जब बसें नहीं होती तो अपन बसें तो कहां से लाते? देखिएगा, बसें आई तो प्रारूप तय करके अगर ये आई होती, मैं इसमें धारीवाल जी का दोष नहीं मान रहा, सरकार स्तर पर धारीवाल जी ने कोटा के लिए दिया गिफ्ट, एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ निगम उस समय जो तत्कालीन बोर्ड था, अगर वो इस व्यवस्था को रखता तो ड्राइवर कंडक्टर करके रूट चार्ट करके और तत्काल चला देता। जी, पर वो तत्काल 2 साल में अपन भी तो चला लेते। हमें उस बात को संचालन के लिए दिया साहब। आप इस बात की गवाही हैं। कुछ चीजें जो अपन दोनों आज पार्टी के नाते हम अलग अलग हो रहे हैं, पर इस बात की गवाही तो आप भी देंगे कि KBL ने जो कोटा बस सर्विस लिमिटेड बनाई, उसको बनाने में हमें 3 महीने लग गए। औपचारिकताएं जिस तरह की थी, फिर एक टेंडर निकाला, वो फ्लॉप गया, ये भी आपकी नॉलेज में है। फिर दूसरा टेंडर निकाला, तीसरे टेंडर में हमने बार्गेनिंग करके एक सिंगल बिड को एक्सेप्ट किया, वरना कोई बिड डालने नहीं आ रहा था। कोटा शहर का कोई बंदा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बाहर वाली पार्टी ने बिड डाली, एकल बिड आई, उसी से हमने बार्गेनिंग करके कम से कम करके नुकसान पाते हुए और इसको चलाया। क्योंकि चला पाना बस सरकार ने गिफ्ट दी, ये सहज बात थी। इसको चला पाने की प्रक्रिया करना ये जटिल बात थी, और उसके लिए हमने पूरे 1-1.5 साल संघर्ष किया और इसको चलाया। ये हमारी जीत थी कि सिटी बस चले। आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर एक शब्द जो है बहुत बोला जा रहा है, स्मार्ट सिटी 1.5-2 साल से चर्चा में है ये शब्द। एक कंफ्यूजन ये है कि स्मार्ट सिटी का काम अंततः नगर निगम कर रही है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि उसकी एक अलग बॉडी है पूरी। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर स्मार्ट सिटी का काम कौन सी एजेंसी देख रही है, किस एजेंसी के पास में, उसका दफ्तर कहाँ है, उसकी जवाबदेही किसके प्रति है? स्मार्ट सिटी एक अलग फोरम है, इसका दफ्तर निगम के ही B ब्लॉक में दिया हुआ है, क्योंकि अन्यत्र कहीं ऐसी बॉडी नहीं थी। और चूंकि निगम भी उसमें एक इन्वॉल्व पार्ट है, निगम के कमिश्नर उसके डायरेक्टर हैं, मैं उसका डायरेक्टर हूं, UIT के अध्यक्ष उसके डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी उसके डायरेक्टर हैं, कोटा कलेक्टर उसमें डायरेक्टर हैं, रोडवेज के हैं, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट को लोग उसमें डायरेक्टर हैं। इस तरह के फोरम में इसकी अध्यक्षता करते हैं माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उस तरह का ये फोरम है। मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं उसके बाद वो एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें चूंकि बड़े काम लिए हुए हैं, छोटे कामों के लिए ये पैसा खर्च नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ऊंचा सोच रहा है कि ये जो पैसा निगम को जो मिलेगा
उसमें निगम 25% अपनी पूंजी तय करे, क्योंकि ये अनुदान नहीं है। आप खड़े हो तो ये प्रोत्साहन राशि है, 25% इसमें सरकार दे और 50% केंद्र दे। माननीय महापौर साहब, इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अभी तक कोटा शहर में कितना पैसा खर्च हो चुका होगा? ये तो आपको भी आकलन होना आप बताइए। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि पिछले शासन में माननीय धारीवाल साहब ने इस शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 2000 करोड़ के काम कराए, जिसमें कई जगह फ्लाईओवर्स थे, कई जगह जो है गार्डनों के जो सुंदरता के जो मामले थे, 7 वंडर पार्क जो था, चाहे किशोर था, अगर तालाब का जो सौंदर्यकरण था, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी का एक तमगा दे दिया गया भाजपा शासन में। भाजपा शासन में सड़कों के नाम आप बताएं, स्टेशन से लेकर और जो है आपकी पूरी सड़क क्या नाम से बनी हुई थी? आपके क्यों नहीं बनाई ये पूरे शहर के अंदर? आपकी पूरी सड़क कुनाड़ी पेट्रोल से लेकर नानता रोड तक सीसी रोड हमारी बनी हुई थी। आप इसके बजाय यूं बोलो कि सगतपुरा से और गढ़ तक जो नया पुल बना है, तो आप एक नया काम नहीं तो साहब आरोप, तो हमने भी आरोपी बनाया था कुंडाली बूंदी रोड पर। तो हम मान रहे हैं ना, आप अगर आरोपी बनाए, हम कहाँ बनाए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी का तमगा, छावनी का ब्रिज बनाया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, स्मार्ट सिटी का तमगा दिया गया है। नहीं, कितने करोड़ रुपए खर्च स्मार्ट सिटी में हो चुके हैं? मैं उस बात को नहीं, आप बताइए मुझे, आप तो बताइए किसने क्या कहा वो नहीं कह रहा। कितने पैसे खर्च हो चुके हैं? साहब ने 2 ब्रिज कोटा शहर को दिए, वो स्वीकार है, को देना है, उन्होंने दिए। आज की सरकार माला रोड पे ओवर ब्रिज भी दिया है, बूंदी रोड पे भी दिया है। देखिएगा, हर सरकार का काम होता है। 200 करोड़ का आपको जो है मिनी अकेलगढ़ दिया है, मिनी अकेलगढ़ दिया है, मिनी अकेलगढ़ दिया है आपको 150 पौने 200 करोड़ का, जिससे पेयजल की जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, लेकिन वो पानी नहीं पहुंच सकता। किसी ने मैं ये कहना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी में ऐसा क्या मिल गया शहर को? स्मार्ट सिटी में मिलेगा। कब मिलेगा? देखिए, 2 चीज होती है। एक चीज तो होती है कि मुझे कोई व्यक्तिगत काम करना है या आपको व्यक्तिगत काम करना है। आपने पर्स में हाथ डाला और अपने असिस्टेंट को बोला, जा रे 4 चीज खरीद ला, 4 जर्सी खरीद ला, वो खरीद लाए। आपको पता है कि यही चीज अगर निगम से मंगानी हो तो उसके लिए पहले फाइल चलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं इतना सी बात कहना चाह रहा हूं कि शासन में, पिछले शासन में कांग्रेस सरकार ने, माननीय धारीवाल साहब और गहलोत साहब की सरकार ने 2000 करोड़ के काम कराए, चाहे वो किसी भी बेसिक नीड के लिए कराए हो। उसमें मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी तो यूआईटी से कराए। नहीं नहीं नहीं, निगम से भी करवाए, यूआईटी से, निगम से भी करवाए। निगम में 2000 करोड़ का अगर बजट हो, उसमें कुछ बजट निगम का भी था। अरे तो निगम का बजट तो ऊंट में मुंह में तो मैं ये कह रहा हूं, स्मार्ट सिटी पे कितने काम हो गए? स्मार्ट सिटी पे कितने करोड़ के काम करा चुके हैं आप? उन 5 सालों का प्रतिवर्ष अजय, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तो इतना सा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपने स्मार्ट सिटी से इन 5 सालों में कोटा शहर में कितने करोड़ का काम करा दिया? इसका जवाब मुझे दे दीजिए। आपको ये याद दिला रहा हूं कि पिछले बोर्ड के 5 सालों का टोटल निगम का बजट जोड़ लें, जिसमें कर्मचारियों का वेतन भी है, तो भी 5 सालों का 1500 करोड़ नहीं हो सकता। अजय, मैं ये कहना नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं साहब, चाहे यूआईटी ने कराया, हमने तो यूआईटी ने कराया। यूआईटी से काम कराना इजी प्रक्रिया। अजय, बात स्मार्ट सिटी की हो रही है साहब, निगम की नहीं हो रही है। आप मेरी बात समझें, पावरफुल मंत्री, बात स्मार्ट सिटी की हो रही है, बात यूआईटी नगर निगम की नहीं हो रही। सिस्टम मैंने बताया ना, जो शहर को जो तमगा आपकी केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी का दे रखा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कितने करोड़ का बजट आप काम करा चुके हो अब तक, किसी भी मद में करा चुके हो? ये तो पता होगा आपको, आप डायरेक्टर हैं उसमें। ये पता है, पर मैं ये जो आपको पहले आप फिगर तो बताइए, लगभग फिगर तो बताइए कि स्मार्ट सिटी के काम का जो स्वरूप है, जैसे मैंने पीएचडी के लिए बताया, 6 महीने तो केवल डीपीआर बनाने में लगा कि कहां क्या पाइपलाइन डालनी है और बदलनी है। स्मार्ट सिटी बनाना है, मगर वर्क स्मार्ट नहीं है। हमारे कॉर्पोरेशन जो बना है उसका सर जटिल, तो आप खुद कह रहे हैं जटिल तो बहुत जबरदस्त। हमने अनेकों जगह का ये जानकारी भी ली है। कोटा स्मार्ट सिटी तो फिर भी औरों की तुलना में काफी एक्टिव रही कि हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिए और कामगर की स्थिति में आए। अभी तक हम 125-150 करोड़ के खर्च तक भी आए। अनेकों जगह तो अभी पत्रावलियां चल रही, क्योंकि ये प्रक्रिया इस तरह की है कि इसमें कोई अंदर में, मतलब कूडली में गुड नहीं फोड़ सकता। इसमें हम इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। जितना हमारा हिस्सा हमें मिलाना था, उसको देखते हुए हम प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ में आपकी अभी शुरुआत है स्मार्ट सिटी की, लेकिन आरोप ये उठ रहा है कि जो आप बस स्टॉप बना रहे हैं, शायद वही बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उनकी कीमतें काफी लाखों में बैठ रही है। सर देखिएगा,
अब ये टेंडर की बात है, इसमें ओपन टेंडर हुआ है, न इसमें निगम का मेयर का काम हो सकता है, न प्रतिपक्ष के नेता का काम हो सकता है, न राज्य सरकार की किसी एमएलए एमपी का या मंत्री का काम हो सकता है। टेंडर प्रक्रिया के आधार पर जो चीज आई है, अब जैसा मैंने पूर्व में कहा कि निगम के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक टेंडर अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमें 6 महीने निश्चित रूप से दूसरे टेंडर पर लगते हैं। मैं सिटी बस के मामले में बता रहा हूं, मैं वेस्ट टू एनर्जी के मामले में बता रहा हूं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जो हमारा मलबा रहा है उसके लिए हमने 3 टेंडर की, केवल एक बार एक टेंडर फाइनल हुआ और उसने भी वर्क ऑर्डर लेने के पहले मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये बड़ी मुसीबत बन जाती है कि किसी काम को हम जल्दी कैसे करा दें। स्मार्ट सिटी के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो बन रहे हैं और इसका लाभ जनता को इस शासनकाल में मिलेगा। और अनिल जी के लिए तो बधाई का काम होना चाहिए कि ये इनकी सरकार के रहते हुए मिलेगा। तो इसके लिए हमारे लिए बधाई का काम तो ये धन्यवाद दें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं अनिल जी, ये जो एक साल का जो आपके भाजपा बोर्ड का जो कार्यकाल है, आप धन्यवाद उसमें शहर की जनता के हित में सोचकर अपन जो है काम करें तो कहीं ना कहीं हम भी आपके साथ खड़े होंगे। मैं शहर की जनता के हित में ही है। जिस दिन शहर में कचरा परिवहन का जो टेंडर आपने कैंसिल किया वो कचरा शहर की जनता के हित में नहीं था, वो अपने निजी हित में था। अंतिम एक लाइन बोलूं जो अनिल जी को पता नहीं होगा। सर, हमें अमृत योजना के अंतर्गत रूडीज को 500 करोड़ का सीवरेज का वर्क मिला। हमने टेंडर डाले, एक टेंडरकर्ता ने हाई कोर्ट में अपील कर दी, वो अटका पड़ा। अब अगर 500 करोड़ सीवरेज के कोटा शहर को मिल जाए, मैंने परसों तरसों ही अधिकारियों को कहा है कि भाई इसके लिए राज्य सरकार का वकील लड़ेगा, ये क्या जरूरी है। हम लाभान्वित पार्टी हैं, हम अपना वकील उसमें जोड़े क्योंकि हमारा लाभ जुड़ रहा है। और मैंने आगामी 10-15 दिन में ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि उस केस में नगर निगम कोटा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि प्रभावित तो हम हैं, तो प्रभावित को जुड़ने का राइट से निगम में। अब ये एक तकनीकी विषय आएगा कि निगम 1-2 लाख का वकील किस मत से कैसे करे, इसके लिए विचार होगा। मैंने कहा ना, अगर यही काम प्राइवेट होता तो मैं या अनिल जी जेब में डालते और साई दे देते कि वकील तू जा। तो ऐसी स्थितियां हमारी है। और फिर भी मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कि शहर के विकास में आपका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहे। पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, विचारधारा के नाते जब हम अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं वो एक अलग चीज है, पर ये शहर हमारा अपना है, कोटा हमारा घर है। इसके लिए जो अच्छा हो सकता है उसमें आप तारीफ भी करें, जहां कमी नजर आती है महापौर साहब इस कोटा शहर के वो गलत बात। इस कोटा शहर के विकास के लिए धारीवाल साहब का विजन है। माननीय धारीवाल साहब बहुत जल्दी कोटा शहर के अच्छे शासन के लिए, और हम भी धारीवाल साहब से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप केवल अखबार में फोटो छपे इतना ही विरोध नहीं। फोटो छपने का विरोध नहीं है साहब, फोटो छपने का विरोध नहीं है, फोटो छपने का विरोध नहीं है। फोटो छपने का शौक तो सबको ही है, आपको भी है और माननीय मोदी जी को भी है। मेरे को नहीं है। फोटो छपने का शौक तो मोदी जी को भी है। वो बकायदे कहते हैं कि मेरा फोटो इस एंगल से लो, इससे लो। बात आज भी रजत जी से 2 दिन देर आया हूँ। रजत जी 2 दिन से बुला रहे थे पर मैं नहीं आ पा रहा था। मैं तो ये कहता हूँ कि शहर की समस्याएं जो है हम आपके साथ खड़े हैं पूरे 1 साल, लेकिन आप आपका अच्छा विजन लेके आपके जो हैं, आपका जो बोर्ड है, आपके जो मेंबर हैं, वो इस शहर को आगे ले जाने के लिए अगर कुछ साल हम तो बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और पूरे साल तैयार करेंगे। आप बीच बीच में अच्छे रहते हो पर पता नहीं क्या गड़बड़ कर देते हो। चलिए सर, अंत में हम जानना चाहेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आप आगे नया क्या लाने वाले हैं? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कोटा की सड़कें बढ़िया बने जी, स्मार्ट बने, और स्मार्ट सड़कों के अंतर्गत एक जो सड़क हमने ली है वो एक आइडियल सड़क बनाकर वैसी मेन सड़कें हम बनाना चाहते हैं जिस पर रास्ते में एक निश्चित दूरी के बाद टॉयलेट भी हो, पानी की व्यवस्था। महापौर साहब अब शासन बदल चुका है, अब सरकार उस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को डील करेगी। उसके चेयरमैन कलेक्टर आपके जो हैं, नहीं उसमें आप डायरेक्टर हैं, उसमें डायरेक्टर हैं आप सिर्फ डायरेक्टर हैं। सरकार हमारी है। सरकार कहाँ है? अरे हमारी है। नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मालिक नगर निगम नहीं है। अनिल जी
छोटा दिल मत रखो। राजस्थान में जो भी सरकार है वो हमारी है। सरकार जो है वो अपने हिसाब से तय करेगी स्मार्ट सिटी के तहत कोटा में क्या होना चाहिए। एक चीज बताइए, आपने जो तय किया था वो तो कर नहीं पाए। राजस्थान का नागरिक होने के नाते ये अधिकार रखता हूं कि जो भी सरकार है वो कांग्रेस का शासन है। ये बड़े दिल की बात करो, हमारी नहीं है, आप मेरी मत। कांग्रेस का शासन है और हमारे जो माननीय विधायक साहब है, जो मंत्री हैं, कांग्रेस का आगे तय करेंगे चुनाव जीतने। स्मार्ट सिटी में अब क्या काम होने हैं। क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होने के नाते आपका मुख्यमंत्री कह सकता है कि मैं केवल कांग्रेस का मुख्यमंत्री हूं? लेकिन स्मार्ट सिटी में राजस्थान का मुख्यमंत्री है, स्मार्ट सिटी में जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गुरुजी जो आपके शासन ने जो अब तक जो किया है उससे आगे का जो काम है वो तो अब नया शासन करेगा, इसका तो आप भी मानते हैं। सर मैं तो ये कहता हूं कि जो भी अच्छी सलाह वो देंगे उसको स्वीकार करने में किसको परहेज है? तो हम वही कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, आप अच्छी सलाह दो, काम तो अब हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। अरे काम तो हम करेंगे ना, निगम सरकार हमारी है, हमारी सरकार करेगी, आपको सलाह दो बस। देखिएगा सलाह भी देंगे, जो हमारी राज्य सरकार से अपेक्षाएं रहेंगी, जो शहर के विकास के लिए पूरी करेंगे, शहर के विकास के लिए बिल्कुल कहेंगे और आपको साथ लेकर शहर के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़े हैं। हर अच्छे काम के लिए सरकार और हम भी आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अब पहला आग्रह आपसे यही है कि जो 45% स्टाफ कम है, जितना जल्दी आप दिलवा दो। अगर आप ये दावा करते हो तो मैं आपको यही सबके बीच में, कोटा की जनता सुन रही होगी, मैं आपसे कहता हूं मैं निगम में मुझे आप 45% स्टाफ और दिलवा दो। जिस दिन हमारे नेता कोटा में आएंगे आपकी ये बात उन तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इसमें यह भी देख लेना कि इन 45% स्टाफ में अपन कितना लगा पाए इन 5 सालों में, उसकी भी तुलना कर ले। हम निश्चित बढ़ाएंगे इसको, फिर वही बात बिल्कुल बढ़ाएंगे, आप इसको बढ़ाएंगे। एस्पेक्ट को नेगेटिव मत रखो कि पिछले क्या कर पाए। हम तो ये कह रहे हैं कि हर चीज में नवीनता है, रोज करेंगे, कोशिश करेंगे। आज नई सरकार बनी है, फिर एक अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप इस बात का दावा कर रहे हो कि अब हम महापौर साहब आप तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस कोटा शहर में जो है इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ मंत्री इस कोटा शहर में बन के आए और कहीं ना कहीं आपके नगर निगम में जो है इस स्टाफ पूर्ति की जो कमी की जो है उसकी पूर्ति के हर संभव प्रयास करेंगे और आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करेंगे शहर के विकास के लिए। मैं आपको धन्यवाद देने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कोटा शहर का विकास हो ये मेरा अपना सपना है। मुझे प्रकृति ने, मेरी पार्टी ने, मेरे नेताओं ने 5 साल के लिए समय दिया है। ये समय मुझे दोबारा कब मिल सकता है मैं कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए कोटा शहर के लिए जितना कुछ मैं कर सकता हूं करने की कोशिश करूंगा। उसमें आपसे सहयोग मांगना, वर्तमान राज्य सरकार से सहयोग मांगना, कोटा के एमएलए मंत्री बने उनसे सहयोग मांगने में मुझे कतई कोताही नहीं होगी, क्योंकि कोटा का विकास मेरे लिए सिर माथे है। धन्यवाद रजत जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपका धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे मेहमान महापौर महेश विजय जी और प्रतिपक्ष के नेता अनिल स्वालका जी यहाँ पर आए और इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल में राज्य का कितना हुआ विकास? क्या शहर की जनता सरकार से खुश है या है उदास? अपने वादों पर क्या खरी उतरी है सरकार, या फिर जनता करेगी अब पलटवार? निष्पक्ष होकर रखिए अपनी बात। एसटीएन है आपके साथ। देखिए एसटीएन चर्चा लाइव एसटीएन टुडे के चैनल नंबर 251 पर और पुनर्प्रसारण